नमस्कार साथियों, बद्दी न्यूज और सरोकार न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार आपको प्रदेश की जो चर्चित हस्तियां हैं अलग अलग क्षेत्रों की, उनसे रूबरू कराते रहते हैं। चाहे वो कला जगत है, संगीत है, स्पोर्ट्स है, चाहे सियासत है, व्यवसाय है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना जा रहे हैं जिनका नाम आज पूरे हिमाचल में ही नहीं, या ये कहें पूरे भारत में है। और वो शख्सियत ऐसी है जिन्होंने अपनी जिंदगी जो उस ट्रैक से वो वापस लाए। जैसे गांव से कोई व्यक्ति शहर में जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो वापस आए, या तो रिटायरमेंट पे आता है या उस उम्र में वापस आता है जब उसको लगे कि मेरा स्वास्थ्य अलाउड नहीं कर रहा, या अब मैं गांव की जिंदगी नहीं जी सकता। लेकिन वो उस उम्र में, उस मुकाम में अपनी माटी को देखने के लिए, सहेजने के लिए वापस आए। आज हमारे मध्य है कैप्टन पराशर जी। संजय पराशर जी, आपका स्वागत है। जवाब मेरी पहला सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे कि आप अच्छी भली जो आपकी जिंदगी है, और एक बॉम्बे जिसको मेट्रो सिटी भी बोलते हैं, बहुत बड़ा शहर है जो रात को भी जागता है, जहां रात में भी दिन का महसूस होता है, इलम होता है। हमारे हिमाचल में तो 6 बजे और दरवाजे बंद। लेकिन आपने ऐसी शहर से आप लौटे तो क्या सोचकर आप हिमाचल में वापस आए? सब कुछ सोचकर करते तो आना जाना लौटना ये सब नहीं होता। मुझे लगता है प्रकृति के अपने नियम हैं, और जो कुदरत है, जब उसका कहर उठा और जब कोरोना काल आया तो हम तो कुछ अरसे के लिए आए थे। बस उसके बाद में यहाँ पर रहे, यहाँ की व्यवस्थाओं में रहे, और एक वो भी पल आया कि जब खुद बीमार हो गए, अस्पताल में दाखिल भी हुए। दाखिल होकर फिर जब तंदुरुस्त होकर निकले तो मैंने तो सारी ज़िंदगी ब्लड डोनेट किया, खून दिया। पर वो भी एक पल आया कि जब मेरे को ज़रूरत पड़ी किसी और के खून की। तो उसके बाद आदमी सोचता है कि ज़िंदगी में कुछ और अगर काम करने हो तो क्या काम करने चाहिए। तो मेरा भी एक शौक़ था कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ करूँ। तो फिर गाँव में जाकर रहे, उसके बाद काम करते रहे, और फिर आगे की यात्रा सबको मालूम है। तो अपने गांव के बारे में और जो है, और आपका जो प्रारंभिक शिक्षा है और उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे गांव का नाम स्वाना है, तहसील जसवा है, जिला कांगड़ा है। और मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे, और हम 2 भाई 1 बहन है। और केंद्र विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई, और 12वीं मैंने अम्बाला कैंट से करी, 10वीं मैंने केंद्र विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन बिदर से करी, जो कि कर्नाटक में है, जहाँ नानक जीरा नाम का फेमस गुरुद्वारा है। गुरु नानक जी ने वहाँ पर सेवाएं जब दी थी लोगों को, और संतों के उसमें रहे, और मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल गई। 18.5 साल की उम्र, किस्मत वाले रहे। दुनिया के 82 देश देखे। फिर मित्सुई ऑफिस में ज्वाइन कर गए सुपरिटेंडेंट में। फिर 2 साल हांगकांग चले गए, फिर खुद आए, अपना काम किया। कोरोना काल में हिमाचल में आए। इस दौरान बीच में शादी हुई, और मेरे 2 बेटे हैं। अभी एक बेटा मरीन इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा 11वीं कर रहा है। तो संजय को ये कैसे लगा कि अब, जैसे आपने बताया कि कोविड हुआ, आपको जरूरत पड़ी। हर आदमी जो है जब बेड पे चला जाता है तो मौत को भी करीब से देख लेता है वो, क्योंकि जब वो लेटा होता है उसको लगता है कि मैं वापस जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चाहे छोटी सी चीज थी, कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, 5-6 लाख लोग चले गए। तो किस तरह का आया कि अब दी एंड जो है, अब जो आपका बिजनेस हालांकि आप कर रहे हैं कि रिटर्न टू ये अपना स्वाना, कि बॉम्बे टू स्वाना का ये जर्नी, जो आपके परिवार ने आपको कुछ कहा कि आपकी या पत्नी ने कहा कि संजय क्या है, बच्चों ने कहा कि पापा बॉम्बे की लाइफ अच्छी है, तरसते हैं लोग आने को, तो फिर मन कैसे बन गया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब गांव को संवारते हैं? ये फैक्ट है कि जो आदमी बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े कम लोग वापस गांव में आते हैं। ये सच है। हिमाचल का तो सबसे बड़ा सच ही है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी बहते बहते मैदानों में चली जाती है, और हमारी ज़िंदगी जो है मैदानों में रह जाती है। उसके बाद वापस पहाड़ों में आना, अपने आप को एस्टैब्लिश करना, काम करना। अगर बम्बई जैसे शहर में काम नहीं किया होता तो वापस हिमाचल ना पहुंचता, और हिमाचल में पहुंचकर काम ही इसलिए किया कि मुंबई में काम है। यहाँ पर तो रोजगार के साधन ही बड़े कम हैं। उसके बीच में रहना और लोगों के साथ काम करना, ये बिना ईश्वर कृपा के, बिना प्रकृति की दया से, मुझे लगता है कि बिना आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से नहीं हो सकता। तो कोरोना काल में दवाइयाँ देना, फिर कोरोना संक्रमित लोगों के घरों में जाना, फिर लोगों को गाइड करना नौकरी के लिए, फिर जिन बच्चों की पढ़ाई रुक गई उनकी पढ़ाई के लिए उनके साथ में चलना, फिर विडो पेंशन वगैरह, फिर सरकारी स्कीमों को देखना,
और एक अभियान शुरू कर दिया हमने मोतियाबिंद मुक्त जसवां परागपुर का। फिर उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी एक गुजारिश कर रहे हैं भारतीय नागरिकों से कि मेरे पीएम रिलीफ फंड में आप मदद कीजिए। सीएम ने भी गुहार करी, तो हमने तो सरकार के साथ मिलकर काम किया, दम से काम किया। उस दौरान नेशनल शिपिंग बोर्ड का मेंबर घोषित किया गया संजय पराशर को, पहला हिमाचली बना जो नेशनल शिपिंग बोर्ड का मेंबर बना। फिर मैरीटाइम इंडिया विजन डॉक्यूमेंट बनाया हमने मोदी सरकार के लिए कि जिसमें नौकरियां दुगनी हो, और नौकरियां दुगनी हो उसमें काफ़ी अच्छी इनपुट के लिए मुझे मौका मिला और मैंने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। दिल्ली में मंत्रियों के साथ में काम करने का एक मौका मिलता है, तो अपना भी एक स्वभाव है कि जहाँ पर काम करना है दम से करना है और जम के करना है, और लोग जानते हैं ईमानदारी को है और अच्छे काम को जानते हैं, तो मुझे भी उसी नाम से जाना जाता है शिपिंग इंडस्ट्री में। तो जब गांव में आए तो यही काम करते रहे, और कैसे 2.5 साल बीत गए हमें ही नहीं पता, और काम कर रहे हैं, अभी भी आनंद आ रहा है। बस जिंदगी ऐसी चल रही है, बढ़िया चल रही है। यानी कि आपदा और विपदा में भी आपने जो अवसर ढूंढे, खुद भी आगे बढ़े और लोगों को भी आगे बढ़ाया। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आया कि जो कोई व्यक्ति ऑफिसर बन जाता है, छोटा है बड़ा चाहे आईएएस है, वो किसी को नौकरी नहीं दे सकता, खुद का तो स्टैब्लिश हो गया। लेकिन वो व्यापारी होता है, जो व्यापारी होता है या ट्रेड से जुड़ा होता है, वो हजारों को नौकरियां दे सकता है। ये जो कहावत आपके ऊपर बैठती है, कितना स्ट्रिक्ट मानते हैं कि अगर आप व्यवसाय ना करते, अगर आप नौकरी ही करते रहते, अगर आप व्यवसाय ना करते, तो अब तक हिमाचली कितने युवाओं को आप जो है परोक्ष अपरोक्ष रूप से नौकरियां दे चुके हैं? मैं जब मर्चेंट नेवी में गया उस समय भी मैं कई लोगों को हिमाचल से लेके जाता था और मुंबई में अपने घर में रखता था, उनको उस लायक बनाता था कि वो एग्ज़ाम पास कर पाए मर्चेंट नेवी का, और कई बच्चों को हमने नौकरियां दी। तो मैंने तो नौकरी के दौरान भी कईयों को नौकरी देने के लिए मैं सेतु बना, पर बिना भगवान की कृपा के, बिना माँ बाप के आशीर्वाद से और बिना खुद की मेहनत के कोई भी युवा नौकरी नहीं ले सकता। अच्छे आदमी का साथ मिलना चाहिए, चाहे वो अच्छा आदमी व्यापारी है, चाहे आईएएस ऑफिसर है, चाहे स्कूल का टीचर है, चाहे वो कोई भी आपका रिश्तेदार है। सही समय पे गाइडेंस नहीं मिलती। अगर आपका सही समय पे किसी ने हाथ नहीं पकड़ा और आप बहते जा रहे हैं, रुड़ते जा रहे हैं, मतलब ये थोड़ी जिंदगी मतलब जैसा गलाई लिया कि बाढ़ आएगी, तो उस समय तिनके का भी सहारा बहुत बड़ा होता है। तो जवानी में 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र में जिसने आपका हाथ पकड़ लिया, जिस डायरेक्शन में आपको ले गया, आप उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमने पहले भी इस पर काम किया, पर यह बात सच है कि जो नौकरी देने का जज्बा व्यापारियों में होता है वो उनका शायद ही वो किसी और में होता है। इसलिए आज की तारीख में ये सच है कि पूरे विश्व में भारतीय छाए हुए हैं, और उसका कारण ही ये है कि एक गया, अच्छा गया, 100 अच्छों को ले गया। अब तो भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। तो ये तो करामात ही ऐसी होती है कि यू आर डूइंग वेल, यू वांट टू डू वेल फॉर अदर्स। सो मुझे लगता है कि इसी कड़ी में संजय पराशर को भी ऊपर वाले ने जोड़ दिया, और ना मैं रोजगार मंत्री था ना मैं संतरी था, उसके बावजूद भी रोजगार के मेले लगने में हमारा एक योगदान रहा, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया। तो जसवां परागपुर जो है कांगड़ा का बॉर्डर पे होना, क्या खासियत है उसकी? आपको क्या लगा कि हमारा जो इलाका है किस चीज से जाना जाता है, जाना जाना चाहिए? क्या आपको लगा कि यहाँ पे किस जसवां परागपुर की खासियत क्या है? परागपुर हेरिटेज विलेज है वो तो लोग जानते हैं, और क्या खासियत है वहाँ की? एक ब्यास नदी बहती है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पर ऊना में चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है वो बॉर्डर पे पड़ता है, उसके कुछ होटल्स जसवां साइड में पड़ते हैं। वहाँ पर भी हमारे लिए जसवां परागपुर उससे नहीं जाना जाता। एक डाडा सीबा में बड़ी पुरानी रियासत होने के कारण उधर एक बहुत अच्छा मंदिर है जो कि कम से कम 200-250 साल पुराना है। उसके बाद में ब्यास नदी के उधर अगर हम मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं तो जसवां परागपुर में सिर्फ परागपुर हेरिटेज विलेज को छोड़कर चीज़ें बहुत सारी हैं। हमारे यहाँ पर सरकार का नियंत्रित मंदिर है कलेश्वर धाम, और वहाँ पर भी हम जीरो पे खड़े हैं। तो आप मेरे को पूछेंगे जी क्या अच्छी बात है, मैं बोलूँगा संसारपुर टेरेस में फैक्ट्री है और वहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं पहुँचा, और वही पुरानी हालत जो 25 साल पुरानी है। तो मुझे लगता है कि ना पर्यटन की दृष्टि से कभी ये हमारा एरिया ग्रो हुआ, ना इंडस्ट्री की दृष्टि से आया, ना धार्मिक स्थलों के कारण आया। तो जसवां परागपुर हिमाचल के मानचित्र में एक ऐसी जगह पर फिक्स कर दिया गया कि जहां पर ना नौकरियां हैं, ना वहां पर पढ़ाई के लिए कॉलेज है,
ना वहाँ पर स्कूल हैं, और आपको इन सब चीज़ों के लिए एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है, और वो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, और अस्पताल भी नहीं है, तो आपको वहाँ से निकल कर पंजाब जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कई चीज़ों के अभाव और ज़्यादा राजनीतिकरण हर चीज़ का होने के कारण जसवां परागपुर जो है वो स्टंटेड ग्रोथ रही है, बड़ी लिमिटेड ग्रोथ रही है। मैं भी कालेश्वर जो आपके मंदिर में गया, हमने डुबकी भी लगाई वहां पे, पर ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस मंदिर का नाम बहुत है। हमें भी बताया कि आपने वहां जरूर रहना। सुबह सुबह हम पहुंचे, तो कैसे आप धार्मिक स्थलों को देखते हैं कि उनकी दुर्दशा क्यों है? अगर इतना पॉपुलर जगह है तो उसका सौंदर्यकरण या उस पे आपके माध्यम से क्या हुआ वहां पे? देखिए, जो आज तक का इतिहास अगर मैं देखूं, राजनीतिकरण उधर का देखूं, तो ना कोई ऐसा उधर कोई एमएलए इस लेवल तक पहुंचा कि वो कोई फर्क डाल सकता था। पहली बार जो था, इस बार मौका था जो बना, उसके पास ना विजन था, ना काम करने की वो एक इच्छा शक्ति थी कि वो कहता कि मैं पिछले 50 साल के जो काम नहीं हुए वो मैं 5 साल में करके दूं। तो मुझे लगता है कि ठेकेदारी में व्यस्त रहे, मस्त रहे, इसलिए हमारा जो जसवां परागपुर का जो एक वर्चस्व बनना था वो वर्चस्व नहीं बना। दूसरी बात आपने पूछा हमने क्या किया। पहली बात तो हमने उसको एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। हमको लगता है कि देव दीपावली जैसे होती है, जैसे गंगा जी के वहाँ पर घाट हैं, वैसे ही ब्यास नदी के किनारे घाट बनने चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जगह ये जो है कलेश्वर महादेव का जो धाम है, फिर उसके बाद आगे चले हैं चमुखा का मंदिर है, उस तरफ चले हैं डाडा सिबा में, मतलब हम लोगों को इस प्रकार का एक एडवांटेज है। तो काम करने के लिए हमसे तो जितना हुआ हमने किया, लेकिन एक साधारण नागरिक कितना कर सकता है, उसकी एक अपनी मर्यादा भी होती है। और जिसने लड़ना है इलेक्शन, उसको तो वहां का जो राजनीतिकरण जो समीकरण होते हैं वो तो कहते हैं ये तो आगे आने नहीं देना, चाहे ता ये नौकरी लेके आ करता, पर इसको नहीं आगे आने देना। क्यों? ये आएगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो हमारे जैसा आदमी भी जो है काम करता रहा, और अभी देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। तो कैप्टन साहब, अब आपसे के साथ हम वो पार्ट शुरू करते हैं इंटरव्यू का जिसको देखने के लिए लोग भी चाहते हैं। सियासत में आप उतर चुके हैं और 2-2.5 साल से आप अपनी एनजीओ बनाकर काम कर रहे थे। बहुत सारे काम आपने किए, चर्चित भी हुए। अगला मेरा सवाल है, जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वहां पे सरस्वती विद्या मंदिर में लैब बनाना हो या और स्कूल हो, कॉलेज हो, मैंने देखा है कि आपने टीमें भी पुराने समय की बदली हैं। पहले दूसरी टीम आती थी, वो कोटर टीम आती है। बहुत से काम हम सोशल मीडिया से देखते हैं। जब सारा ट्रैक पे चल रहा है तो राजनीति में उतरने का मन कैसे आया कि नहीं अब इससे आगे बढ़ना है?